नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। चुनावी चिंतन, टिकट पर मंथन। क्योंकि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 की घोषणा के बाद से ही प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की चुनावी समिति की आज यानी सोमवार को बैठक होने वाली है। इसमें बीजेपी पहले चरण के प्रत्याशियों को लेकर मंथन करेगी। उधर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी दिल्ली पहुंचे हैं। अखिलेश यादव शिवपाल और जयंत चौधरी के साथ सीटों के बंटवारे को लेकर बैठक करने वाले हैं। इससे एक दिन पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी उम्मीदवारों के ऐलान पर मंथन किया था। बीजेपी ने पहले चरण के प्रत्याशियों को लेकर सोमवार को प्रदेश मुख्यालय में चुनाव समिति की पहली बैठक बुलाई है। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह करेंगे। बैठक में सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डॉक्टर दिनेश शर्मा, मंत्री ब्रजेश पाठक, सुरेश खन्ना के साथ बीजेपी महिला प्रदेश अध्यक्ष गीता शाक्य, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, सह प्रभारी संजीव चौरसिया, सुनील ओझा, वाई सत्य कुमार भी मौजूद रहेंगे। दरअसल यूपी विधानसभा चुनाव का पहला चरण पश्चिमी यूपी से शुरू हुआ है। इस वजह से पहले वहां के विधानसभा के संभावित प्रत्याशियों पर मंथन होगा और इसके बाद ये सूची केंद्रीय संसदीय बोर्ड को भेजी जाएगी। वहां से फाइनल होने के बाद सूची जारी कर दी जाएगी। तो उत्तर प्रदेश में जब जैसे ही देश में चुनाव आयोग ने चुनावों की तारीखों का ऐलान किया, वैसे ही तमाम राजनीतिक पार्टियों में सरगर्मियां तेज हो गई है। चुनावों को लेकर लगातार मंथन जारी है और इसी मंथन के बीच अब उत्तर प्रदेश में आज चुनावी मंथन होने जा रहा है। ये चुनावी मंथन बीजेपी की चुनाव समिति करने जा रही है। आपको बता दें कि बीजेपी की चुनाव समिति की आज अहम बैठक होने वाली है और ये बैठक अहम इसलिए है क्योंकि अब चुनावी चिंतन के चलते टिकट पर आज मंथन होने वाला है। टिकट पर मंथन होगा और पश्चिमी यूपी के प्रत्याशियों की लिस्ट लगभग फाइनल कर ली जाएगी और उसके बाद ये लिस्ट जो है वो आगे संभावित प्रत्याशियों के नाम पर मंथन होगा। उसके बाद केंद्रीय संसदीय बोर्ड को यह लिस्ट भेजी जाएगी और उसके बाद फाइनल होकर उम्मीदवारों का नाम तय होगा और उम्मीदवारों की पहली सूची जारी होगी। पश्चिमी यूपी जहां पर लगातार साधने का प्रयास जिसको किया जा रहा है, सबसे बाहुल्य क्षेत्र आप कह सकते हैं, जहां से सरकार तकरीबन बनती है, क्योंकि राज्य सबसे बड़ा है और सबसे बड़े राज्य में पश्चिमी यूपी जो है वो सरकार बनाने में अपनी अहम भूमिका अदा करता है। पश्चिमी यूपी ही है जिसको साधने के लिए लगातार एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया और तमाम चीजें की गई। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दौरे पर रहे उत्तर प्रदेश के और अलग अलग तरीके से जनता को लुभाने का, जनता को साधने का प्रयास किया गया और इसी प्रयास के बीच अब चुनावी चिंतन पर टिकट पर मंथन आज होने जा रहा है। चलिए तो इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ तमाम गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। बीजेपी से हमारे साथ बीरपाल सिंह जी मौजूद है, बहुत स्वागत है सर आपका। इसी के साथ नगेंद्र सिंह जी हमारे साथ नेता सपा से मौजूद हैं और सर्वेश्वर पाठक जी हमारे साथ बतौर पॉलिटिकल एक्सपर्ट मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है सर एनबी न्यूज पर। सबसे पहले मैं आज आपके पास आना चाहूंगी बीरपाल सिंह जी, चर्चा की शुरुआत आपसे कर लेते हैं। आज चुनावी चिंतन होने जा रहा है। शाम तकरीबन 4 बजे के करीब बीजेपी चुनाव समिति की बैठक होगी। उम्मीदवारों को पूरे तरीके से फाइनल कर लिया जाएगा। अब जो उम्मीदवार होंगे, किस तरीके से आपकी मंशा है या फिर यूं कहें कि बीजेपी किन किन उम्मीदवारों को उतार सकती है, क्या कुछ उम्मीदवारों के लिए पूरा क्राइटेरिया रखा जाएगा, वो मैं आपसे समझना चाहूंगी। हाँ देखिए मुस्कान जी, जैसे मैं हेलो जी आवाज बड़ी गूंज रही है आपकी। हेलो, हाँ हेलो, जी बीरपाल जी आप अपनी बात रखें। मैं बताना चाहूंगा
कि देखो आज बीजेपी की अपनी चुनाव सिलेक्शन की एक चिंतन बैठक हो रही है और इसमें अपने जो बहुत वरिष्ठतम बढ़िया अच्छे तरह के सब तरह के जुड़े हुए अपने कैंडिडेट हैं उन पर विचार किया जाएगा। उनके नाम को अपने लिस्ट एक बनाई जाएगी सूची, जिससे कि अपने उचित और सही उम्मीदवार जो ग्राउंड पर रहे हैं उनको जमीन पर उतारा जाए और अपनी एक रणनीति के हिसाब से, जिससे कि अपना सभी उम्मीदवार खड़े उतरे अपनी अपनी जनता की मांग पर, जनता के काम के लिए, जनता को फील्ड में जाकर के सभी तरह की अपनी सूचनाएं दें, उनके सरकार के कार्य कामों को बताते रहे जैसे पहले से ही। तो इस तरह से आज एक चिंतन बैठक हो रही है और उसमें सभी अपने उम्मीदवारों पर विचार किया जाएगा और आगे के काम बाद में पता लगेगा कि क्या फाइनल होगा। ये तो अभी 1-2 दिन बाद पता लगेगा। लेकिन क्राइटेरिया क्या रहने वाला है बीरपाल जी? क्या आप अपने उम्मीदवारों में तलाश रहे हैं? आपने जनता को लुभाने के लिए कोशिश पूरी कर ली, लेकिन उम्मीदवारों के नामों पर तो कहीं ना कहीं आपको मंथन की जरूरत है कि किस उम्मीदवार को कहां से उतारा जाए। क्राइटेरिया आपको क्या अपने उम्मीदवारों के अंदर वो चीज चाहिए जिससे जनता को आप एक बार फिर से अपने पक्ष में कर सकें? हाँ, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। देखो, यही तो एक बीजेपी की पहचान है कि वो अपने ऐसे कैंडिडेट जनता की सेवा के लिए लाते हैं जिससे कि वो सही में जनता की सेवा कर सके और अपने चुनाव क्षेत्र में रहे अधिकतर समय पर, ताकि सरकार की जितनी भी योजनाएं होती हैं या जितने भी प्रोग्राम होते हैं उनको जनता तक पहुंचाए प्रॉपर तरीके से और अच्छी छवि हो, कोई गलत तरीके का ना हो, जिससे कि पब्लिक में एक अच्छा मैसेज जाए कि देखो हमारे जितने कैंडिडेट हैं ये सब बिल्कुल एक बहुत ही अच्छी मतलब छवि के हैं और ये आपकी सेवा के लिए तैयार हैं। ठीक है बीरपाल सिंह जी, लेकिन मेरी उम्मीद इस बार बीजेपी से रहेगी कि इस बार अजय मिश्रा टेनी जैसे उम्मीदवारों को टिकट ना दिया जाए। नगेंद्र जी। बिल्कुल। नगेंद्र जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ मिल पा रही है, आपको भी मिल पा रही है? जी, मैं सुन पा रही हूँ आपको। आज जिस तरीके से मंथन होने जा रहा है, अखिलेश यादव भी दिल्ली पहुंचे हैं, जयंत चौधरी और शिवपाल यादव के साथ वो मुलाकात करने वाले हैं। सीटों की शेयरिंग को लेकर यहाँ पर चर्चा हो रही है, क्या कुछ आज अहम रहेगा? हमारी पार्टी लगभग 1 वर्ष पूर्व ही प्रत्येक विधानसभा से जो हमारी पार्टी के कार्यकर्ता और इस सरकार के विरोध में जो जन विरोधी नीतियों के को लेकर जो सड़क पर मतलब विरोध कर रहे थे, मनमानी का, तमाम लोगों का तकरीबन 1 साल पूर्व सभी का डाटा ले लिया गया है और अभी तकरीबन एक पखवाड़ा पहले सभी जिलाध्यक्षों की विधानसभा अध्यक्षों की बैठक आहूत की गई थी, जिसको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने संबोधित किया था और साथ ही साथ प्रत्येक जनपद के जिलाध्यक्ष और प्रत्येक विधानसभा के जो अध्यक्ष थे उनसे व्यक्तिगत रूप से रूबरू हुए। तो पूरी तरह से समाजवादी पार्टी तैयार है और जहां तक आज की जो बैठक का आपने जिक्र किया दिल्ली में होने वाली, क्योंकि पहले चरण में जो है वो पश्चिम उत्तर प्रदेश से ही पहले चरण का प्रारंभ है और यहाँ जो हमारा जो सहयोगी संगठन है वो प्रमुख रूप से राष्ट्रीय लोकदल है। तो बार बार अखिलेश यादव जी भी और जयंत चौधरी जी भी बार बार कह चुके हैं कि इस तमाम बातों को लेकर सारी बातें बिल्कुल स्पष्ट है और उनका विधिवत जो एक गठबंधन के माध्यम से और एक गठबंधन के प्लेटफॉर्म से जल्दी ही तमाम सीटों से जो प्रत्याशी होंगे उनकी घोषणा जो उम्मीदवार होंगे उनकी किस तरीके की छवि तलाश रही है सपा अपने उम्मीदवारों में? बिल्कुल, जो हमारी पार्टी का उद्देश्य रहेगा कि पूरे प्रदेश में प्रत्येक वर्ग में और प्रत्येक मतलब कोई वर्ग छूटेगा नहीं और साफ सुथरी छवि वाले और जुझारू जो लोकतंत्र को मजबूती दें, इस तरह के प्रत्याशी समाजवादी पार्टी जो है गठबंधन सहयोगियों के साथ जो है उतारेगी इस 2022 के चुनावी समर में। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास एक बार फिर से। सर्वेश्वर पाठक जी, आपके पास आना चाहूंगे। बतौर राजनीतिक विश्लेषक दोनों ही पार्टियों का हम जिक्र कर रहे हैं, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि फिलहाल आपको दोनों ही पार्टियों में कौन से वो नेता लगते हैं जिनकी छवि वाकई जनता उनके चेहरे पर वोट करेगी? क्योंकि बीजेपी की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं अगर बीजेपी अपने किसी भी उम्मीदवार को वोट देने जाएगी, बीजेपी के उम्मीदवार को, तो वो उम्मीद करेगी कि अजय मिश्रा टेनी जैसे या फिर उनके बेटे जैसे उम्मीदवार ना हो इस बार। सही है कि और इलेक्शन कमीशन ने अपने गाइडलाइंस में भी ये जारी किया और सभी पार्टियों को कहा है कि अगर आप किसी
कैंडिडेट को टिकट देते हैं तो उसको क्यों दिए हैं, उसका आप कारण हमें बताइए। तो मेरा बीजेपी के प्रवक्ता जी से ये गुजारिश है कि क्या इस बार जो पिछली बार गलती हुई थी कि आपराधिक छवि के बहुत सारे लोग चुनाव जीत के आए थे, उनको बैठा दिया जाएगा और जिनकी छवि साफ सुथरी है उनको पार्टी टिकट देगी? क्योंकि बीजेपी को कोई जरूरत नहीं है, मेरे को लगता है ऐसा, कि आपराधिक छवि वाले को अभी तक टिकट देते रहे। उनको एक उदाहरण पेश करना चाहिए। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी का रिकॉर्ड रहा है कि उसमें आपराधिक छवि वाले दबंगों और की संख्या ज्यादा रही है। तो उनका क्या मतलब आकलन है, वो कैसे इस बार देख रहे हैं? साथ ही साथ अगर आपराधिक छवि वाले कैंडिडेट को टिकट देते हैं तो अगर बीजेपी की तरफ अगर जनता का रुख है तो जनता फिर सोचने पे थोड़ी मजबूर हो जाती है कि आखिर क्या मजबूरी थी कि ऐसे दबंग को, आपराधिक छवि वाले को टिकट दी जा रही है। तो मेरे को लगता है कि जितनी भी तमाम पार्टियां चुनाव मैदान में है उनको इससे अब तो बचना चाहिए। हम इस सदी में आ चुके हैं कि अब कम से कम आपराधिक छवि वाले को राजनीति में घुसने नहीं दिया जाए, उसकी एंट्री बंद हो जानी चाहिए। और मैं बीजेपी के प्रवक्ता से पूछूंगा कि आखिर उन्होंने क्या होमवर्क किया है। दूसरी बात कि आज उनकी बैठक हो रही है फर्स्ट फेज के कैंडिडेट के अनाउंस के लिए, उनका इतना बढ़िया रिकॉर्ड रहा है 5 साल का, तो अब क्यों ये कैंडिडेट पे मंथन कर रहे हैं? इन्होंने समय से पहले क्यों नहीं किया? क्योंकि अब तो डेट भी अनाउंस हो चुका है और अब अगर किसी नए कैंडिडेट को लेके आते हैं तो फिर जनता में वो विश्वास कैसे आ पाएगा? कहीं ना कहीं पाठक साहब, पार्टियों की राजनीति ये भी रहती है कि हम बिल्कुल ऑन द स्पॉट उतारेंगे अपने उम्मीदवार और जनता को फिर ज्यादा सोचने का, समझने का समय भी नहीं मिलेगा और उनको वोट देना पड़ेगा अगर वो पार्टी के साथ होंगे। सीएम के चेहरे पर सीधे तौर पर चुनाव लड़ा जाएगा, ये बात यहाँ पर सबसे अहम रहती है। ये किसी भी पार्टी का, मैं एक बार दिल्ली के चुनाव में देखा था, बीजेपी ने वही काम किया था। जब डेट अनाउंस हो गए थे उसके 5-6 दिन बाद अपने सारे कैंडिडेट का नाम अनाउंस किया। मेरा यही कहना है कि जब बीजेपी इतनी सशक्त पार्टी है, विकास के मुद्दे पे लेके आगे चलती है, चाहे सेंटर में जो विकास हो रहा है और यूपी में विकास की गंगा बही है, तो आप ये चीज पहले क्यों नहीं करते? जैसे आपने चुनाव घोषणा पत्र के लिए जनरल आदमी से पूछा, छोटे छोटे कार्यकर्ता से भी पूछा, तो उसी समय आप ये मंथन कर लेते कि कौन सा कैंडिडेट है। उसी तरह एसपी ने भी अपनी घोषणा पत्र के लिए लोगों से राय मांगी थी। लेकिन मैं यहाँ गाजियाबाद में रहता हूं, मेरे को कहीं भी नहीं दिखा कि कोई एसपी का कार्यकर्ता आया हो या कहीं पार्क में या लोगों से मिलके बातचीत किया हो। वहीं बीजेपी के जितने भी काउंसलर थे उन्होंने चुनाव घोषणा पत्र के लिए बाकायदे हर एक लोगों से बात करके उनको कहा था कि आप अपना सुझाव दीजिए, जिससे आगामी चुनाव में ये मांग पत्र में डाला जाएगा, मतलब घोषणा पत्र में अगर अच्छी सुझाव रही तो सम्मिलित किया जाएगा। तो पार्टियों को, मेरे ख्याल से बीजेपी जैसी पार्टियों को समय से पहले कैंडिडेट का चुनाव कर लेना चाहिए। ये उनके हित में भी है और जो आपराधिक छवि के लोग होंगे उनसे भी वो बच सकते हैं, क्योंकि उनके पास एम्पल टाइम रहेगा जनता से ये सुझाव लेने का कि क्या ये कैंडिडेट आपके क्षेत्र के लिए उपयुक्त है या नहीं है। ठीक है पाठक साहब, मैं आप ही के पास एक बार फिर से बिरपल जाना चाहूंगी। सर्वेश्वर पाठक जी की तमाम बातों से मैं सहमत हूं, लेकिन पाठक साहब एक बात से मैं सहमत नहीं हूं। विकास की गंगा जो आपने कही वो उत्तर प्रदेश में मुझे कहीं भी बहती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अगर उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे का जो उद्घाटन हुआ, तमाम जो उद्घाटन हुए, वो मात्र और मात्र चुनावी जुमला कह सकते हैं, क्योंकि हमें तस्वीरें साफ देखने को मिली है। चुनावों से पहले जब आपको पता है कि चुनाव आने वाले हैं, कुछ समय में आचार संहिता लग जाएगी, उसके बाद आप अगर इस तरीके से उद्घाटन और शिलान्यास करते जा रहे हैं तो ये विकास की गंगा नहीं, ये अपना चुनावी जो एजेंडा है उसको पूरा करने की बात रहती है बिरपाल जी। और इस बात को आप नकार भी नहीं सकते, क्योंकि हमने देखा है आधे अधूरे एक्सप्रेसवे का आप उद्घाटन कर रहे हैं, आपके विधायक जाते हैं सड़क का उद्घाटन करने और जो नारियल है वो फोड़ने के लिए मारते हैं और सड़क टूट जाती है। इस तरीके की तो आप उद्घाटन कर रहे हैं, तो आखिर कैसे विकास की गंगा को हम कह दें कि विकास की गंगा बह रही है? देखो, मैं बोलूं मुस्कान जी? जी हाँ,
मुस्कान जी देखो, पाठक जी की मैं एक बात से बहुत सच्चा सहमत हूँ। पाठक जी ने एक बात कितनी अच्छी कही है कि बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र में मतलब जनता के नीचे से नीचे स्तर पर जाकर के पब्लिक से सलाह ली है कि भाई देखो जनता के लिए क्या क्या काम होने चाहिए, क्या क्या काम अधूरे हैं, क्या जनता को चाहिए, क्या जनता की इस क्षेत्र में क्या क्या दिक्कतें हैं। आपके हक में जो देखो बात आई ये तो उसमें तो आप सहमत हो गए, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं होगा शायद हाँ, आपके पास। हाँ मैं बताऊंगा, अभी बताऊंगा आपको, मैं बताऊंगा अभी। तो तो ये बीजेपी का घोषणा पत्र है और ये बीजेपी की सोच रही है कि जो भी प्लान है, जो भी विकास है, जो भी सोच है, वो जनता के नीचे से नीचे आदमी तक पहुंचनी चाहिए। और ये अब आपने कहा, देखो जैसे पाठक जी ने एक बात और कही कि बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की सूची पहले से क्यों नहीं बनाई। भाई ये तो आपको भी मालूम है, सबको मालूम है। देखो ये जो उम्मीदवार उतारे जाते हैं ये बहुत सोच समझ के, जैसे कि आपको मालूम है हर आदमी अच्छी छवि का हो, हर आदमी की जनता के बीच में एक चाहत हो, या जनता के बीच में एक इच्छा होगा, हाँ ये आदमी काम करेगा, ये हमारी प्रॉब्लम को सुनेगा, ये हमारी जितनी भी मांगे हैं सरकार तक उठाएंगे ताकि हमारे क्षेत्र का विकास हो। तो इसलिए ये सब मंथन किया जा रहा है, सब मुझे ये लगता है निकल कर बीरबल जी आएगा आपको तभी शायद तो कल ही पता चला है, मुझे लगता है आपको कल ही पता चला है कि चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया है, इसलिए आज बीजेपी ने मंथन शुरू कर दिया। कल ही पता चला होगा नहीं आपको। नहीं 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 नहीं, ये नहीं नहीं, ये बात आपकी ठीक नहीं है। ये मंथन बहुत पहले से है, लेकिन लेकिन फाइनल मंथन अगर फाइनल पहले से शेप होता देने के तो लिए क्यों भी अभी तो तक उम्मीदवारों का ऐलान नहीं हुआ? आप जनता को कंफ्यूज कर रहे हैं, नहीं जनता को सोचने का समय आप नहीं दे रहे हैं कि आखिर वो किसे उम्मीदवार बनाए या फिर किस उम्मीदवार को वोट दे अपना। नहीं नहीं वो सब जनता को मालूम है, जनता को करीब करीब सब मालूम है कौन आएगा, लेकिन ये भी थोड़ा बैठ के फिर भी मंथन करने की जरूरत है। और एक हमारी पार्टी में एक बहुत अच्छी परंपरा रही है कि मिल बैठ के सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि बताओ भाई किस आदमी की सबसे अधिक छवि अच्छी है फील्ड में, किस आदमी को उतारें, किस आदमी को हम फील्ड में भेजें ताकि जनता का विश्वास हम जीत सके और जनता के लिए सभी विकास के कार्य कर सकें। तो इस पर मंथन है और ये इसीलिए सब डिस्कशन का पॉइंट है और बीजेपी ये भी सोच समझ के उतारती है। और यही यही एक बीजेपी की अच्छाई है कि मतलब जो जो उम्मीदवार सभी जनता को पसंद हो और खुल के वोट दे रही है। मैं पहले भी आपकी इस जैसे कि आप बात से मालूम बिल्कुल है भी सहमति नहीं जताऊंगी वीरपाल जी। मैंने इसीलिए कहा कि क्यों शायद आपको कल ही पता चला है। अगर मंथन था नहीं तो नहीं नहीं सुनिए, बीजेपी की चुनावी समिति जो है ना, चुनाव समिति जो है बीजेपी की, बहुत पहले गठित कर दी गई थी, हाँ 24 सदस्यीय समिति थी। अगर इतने समय में भी अब वो अपने उम्मीदवार नहीं उतार पाई है, उम्मीदवार नहीं उन पे मंथन करके उम्मीदवारों के नाम फाइनल नहीं कर पाई है, तो आपको शायद समिति बनानी भी नहीं चाहिए थी, उसकी कोई जरूरत भी नहीं थी। नगेंद्र जी आपके पास नहीं में नहीं आना ऐसा चाहूंगा, कुछ आप नहीं अपनी है, वो प्रतिक्रिया पहले दें। से ही है। ठीक है नगेंद्र जी। भाई जी सर्वेश पाठक जी कह रहे थे, ठीक है, इनसे हो सकता है कोई समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता या संबंधित व्यक्ति जो घोषणा पत्र और नीति पत्र के संबंध में न संपर्क किया हो, लेकिन इस पर मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, जो मैं जिक्र कर रहा था अभी जिला अध्यक्षों की और विधानसभा अध्यक्षों की, तो पूरी तरह से जो फीडबैक लिया गया था और ये दायित्व जिला अध्यक्षों को और विधानसभा अध्यक्षों को 2 लेयर से दिया गया था, क्योंकि मोटा मोटी ही अकेले जिलाध्यक्ष को ना देकर विधानसभा अध्यक्षों को भी दिया गया था। और जो प्रपत्र से जो उन लोगों ने फील्ड में, क्योंकि वो मीटिंग लखनऊ हुई थी और उसमें प्रदेश भर के लोग गए थे, 403 विधानसभा अध्यक्ष और 75 जिलाध्यक्ष थे, तो 478 लोगों से वो फीडबैक लिया गया था। और वो फीडबैक उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज और प्रदेश या रीजन वाइज, क्योंकि अलग अलग रीजन की जरूरतें या जैसा महसूस किया जाता है वो कई बार अलग अलग भी होता है। कुछ कॉमन मुद्दे प्रदेश स्तर पे होते हैं, देश स्तर पे होते हैं, लेकिन क्षेत्रीय और जनपद की भी कुछ इश्यूज होते हैं। तो वो सारा फीडबैक लिया गया और वही हमारे घोषणा पत्र में निश्चित रूप से उसका सार आएगा। वैसे मोटा मोटी ऐसी बात मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि कुछ जिस जनपद से या 3-4 जनपदों के लोगों से जो फीडबैक देख आए हैं, मेरा उनसे वर्चुअल और टेलीफोनिक जो कन्वर्सेशन हुआ था, तो उसमें तमाम कोरोना के हालात हैं, किसान हैं, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, बेलगाम नौकरशाही है, इसको हमारे जो सत्तारूढ़ दल के जो साथी हैं, जब सार्वजनिक जीवन में हैं, जब ऑफ द कैमरा हम मिलते हैं, तो वो भी इस चीज को स्वीकार करते हैं। तो ये सारी चीजें
मोटी मोटी सी प्रत्येक जिले से फीडबैक था और अलग अलग तरह की बातें दी गई थी। तो पूरी तैयारी से हम लोग जो है वो घोषणा पत्र देंगे और हम जनता के बीच जाएंगे और हमारा ये भी विश्वास है कि जो हमारा नीति पत्र होगा और उसका जो पहले भी हमने किया है उससे भी ये हमने सवाल तो मेरा कोरिलेट आपसे भी किया है। रहेगा नगेंद्र जी कि चुनाव आचार संहिता लग चुकी है, चुनावों का ऐलान हो चुका है, अभी क्यों जनता के बीच में जाना? पहले क्या समय नहीं था कि आपके पास जनता के बीच में जाने का? कहाँ व्यस्त थे सपा इतना? नहीं, मैं ये कहना चाहूंगा मुस्कान जी, हम जनता के बीच ही थे। आप लोग देख रहे थे, तमाम मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के और प्रिंट मीडिया के लोग ये चीज देख रहे थे कि तमाम प्रदेश में दौरे हो रहे थे, रैलियां हो रही थी, हमारी नुक्कड़ सभाएं हो रही थी। बात तो वही है ना, डोर टू डोर दौरे, कैंपेन हो रहा रैलियां, था। नुक्कड़ सभाएं अब आप कर नहीं सकते हैं, आचार संहिता लग गई है, इसलिए आपने कहा कि ये सब काम पहले ही निपटा लें, उसके बाद तो हम कर नहीं पाएंगे। आपको भी पता था। मेरा मतलब ये है कि अगर मुख्य विपक्षी के रूप में आप उभरे हैं, मुख्य विपक्षी दल के रूप में, तो आपको जनता के मुद्दों को उठाना चाहिए था। आप पिछले 5 साल का जिक्र क्यों नहीं करते हैं? इन 5 सालों में जब से बीजेपी की सरकार है उस समय आप कितना गए जनता के बीच में? आप लोग, मैं यही तो कह रहा हूँ, तमाम मुद्दों को लेकर हम जहां भी सरकार ने मनमानी या जो भी जन विरोधी नीति थी उसका समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ने और नेता ने सड़क से लेकर सदन तक विरोध किया है। जो हमारी संख्या सदन में थी, तमाम हमारे जो विधायकगण थे, वहाँ सदन की मर्यादा को रोकते हुए सरकार की मनमानी का वैचारिक रूप से पूरा विरोध किया है। और तमाम तकरीबन मैं समझता हूँ जितने मुकदमे की पीड़ा या जितना प्रशासनिक मतलब उत्पीड़न, प्रशासन के द्वारा जो उत्पीड़न इस प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के साथ हुआ है वो किसी दल के साथ नहीं हुआ है। लेकिन क्योंकि हम ही अरोड़ा थे, हम ही इनकी मनमानी का विरोध कर रहे थे, कोई दूसरे विपक्षी दल, बहुदलीय व्यवस्था है, दूसरे दल भी है, वो भी अपने तरीके से काम कर रहे थे। लेकिन मैं समझता हूँ हम सबसे प्रभावी रूप से काम कर रहे थे। तभी आप पर आरोप लग गए इत्र के मित्र के। मैं लौटूंगी आपके पास एक बार फिर से। पाठक साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं लौटूंगी पाठक साहब। जी हाँ, मुस्कान जी, जैसा कि आपने कहा कि मेरे एक बात से आप सहमत नहीं थी कि विकास की गंगा बही। देखिए, कोई भी पार्टी सरकार में रहती है तो 5 साल का कार्यकाल, चाहे बीजेपी हो चाहे समाजवादी पार्टी जब थी, तो उन लोगों के लिए बहुत बड़ा समय होता है किसी भी राज्य, किसी भी क्षेत्र का विकास करने के लिए। अब अखिलेश यादव जी के समय में आगरा एक्सप्रेस वे का निर्माण हुआ तो सभी उसकी बड़ाई करते हैं और उनका श्रेय और क्रेडिट अखिलेश यादव जी को जाता है। अगर बीजेपी का ये 5 साल अगर कंपेयर किया जाए अखिलेश यादव जी के 5 साल का, तो जमीन आसमान का अंतर दिख जाएगा मुस्कान जी। और दूसरी बात की, जैसे कि बीजेपी के प्रवक्ता महोदय बता रहे थे कि जनता को पता होता है, मेरा उनसे ये आग्रह था, पता तो होता है, आपने बहुत सारे काम किए, आपने प्रबुद्ध वर्ग के लोगों की मीटिंग की बहुत पहले, 2-2.5 महीने पहले, क्षेत्र का मूड जानने के लिए। लेकिन आखिर क्यों हर एक पार्टी की तरह आप लास्ट मोमेंट में आके कैंडिडेट डिसाइड करते हो? आप विनिंग स्प्री पे हो, विकास आपका रथ है, तो आप पहले कर देते तो जनता को सोचने समझने का मौका मिलता। दूसरी बात जो इन्होंने बोला एसपी के प्रवक्ता महोदय ने, मैंने कहीं नहीं देखा कि उनके कार्यकर्ता आए थे। आए होंगे, सैंपल साइज उनका 10 से 20 रहा होगा, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चला। तो अब सब कोई मैदान में है। अब जो कहते हैं ना एक लिटमस टेस्ट, चाहे वो बीजेपी का हो या सपा का हो, अब अगले 20 से 25 दिनों में दिख जाएगा और 10 मार्च को सबको पता चल जाएगा कि बीजेपी ने विकास की गंगा बहाई कि नहीं बहाई, अखिलेश यादव उसको काउंटर कर पाए कि नहीं कर पाए। ठीक है, अखिलेश यादव उसको काउंटर कर पाए या नहीं कर पाए, ये देखने वाली बात रहेगी और ये वाकई बात अहम रहेगी। लेकिन बात मेरी ये थी पाठक साहब, सहमत इस बात से नहीं हूं। आपने कहा अखिलेश यादव के 5 साल के कार्यकाल और सीएम योगी के 5 साल के कार्यकाल में अंतर है। मैं मानती हूं अंतर है, लेकिन एक के बाद एक इस तरीके से प्रधानमंत्री के दौरे चुनावों के मद्देनजर और उसके बाद एक के बाद एक उद्घाटन करना, वो भी अधूरी चीजों का, या तो आप उद्घाटन जब वो पूरा हो तब करें या फिर आप इस तरीके से उद्घाटन करें ही ना। ये भी तो बात समझने वाली है ना। चुनावों के मद्देनजर उद्घाटन तो गलत हुआ ना।
देखिए मुस्कान जी, ये एक पोल प्लांट होता है, चाहे कोई भी पार्टी हो। कांग्रेस ग्रांड ओल्ड पार्टी थी, वो भी ये परिपाटी अपनाती है, इससे कोई पार्टी बच नहीं सकती। लेकिन बीजेपी में ये अंतर है, अगर शिलान्यास किया है और ये जीत के आएंगे तो वो चीज पूरा मिलेगा यूपी की जनता को, इतना विश्वास हमें भी है। और आपने भी देखा होगा, जो प्रधानमंत्री जी की जो भी रैली हुई, पोल प्लान का माध्यम हम मान ले या जो भी मान ले, तो जब पोल है तो हर पार्टियां अपने तरीके से किए हैं। हर एसपी पार्टी ने अपने भी तरीके से अपना करे, वो अच्छी बात है, जन लेकिन भी मेरा ये मानना है नहीं पाठक नहीं साहब, एसपी सुनिए सुनिए अखिलेश यादव जी ने भी विकास रथ यात्रा स्टार्ट किया। 2016 में उन्होंने स्टार्ट किया था विकास से विजय तक यात्रा। क्या हुआ, अगर उनकी पार्टी उस समय थी तो 5 साल में, जैसे उनका कहना था कि ये तो हमने शिलान्यास किया था और फीता ये काट रहे हैं, तो वो 5 साल में उन्होंने क्यों नहीं किया? उसी तरह बीजेपी ने अभी जो भी शिलान्यास किया है, अगर जीत के आई और वो नहीं कर पाई तो जनता उसको जरूर कटघरे में खड़ा करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बात ठीक है, और लेकिन मेरा बीजेपी को मेरा पूरा मतलब करना सीधा सा पड़ेगा, ये है पाठक क्योंकि साहब फॉल्स कि प्रॉमिस देखिए आप कोई किसी भी को नहीं पार्टी दे हो, मैं सकते किसी भी मुस्कान पार्टी जी। का पक्ष नहीं लेती, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो, बसपा हो, कोई भी पार्टी हो। बात ये है कि अगर आपके 5 साल हैं तो आप 5 साल में जैसे जैसे आपने शिलान्यास किया, जैसे जैसे काम पूरा हुआ, आप उसका उद्घाटन करें। आप क्यों उसको रोक कर रखे हैं कि हम सीधा चुनावों में करेंगे? जनता तो आपके पूरे 5 साल के कार्यकाल को देखेगी ना। मैं लौटूंगी आपके पास। बीरपाल जी, आपके पास मुस्कान आना जी, चाहूंगी। ये एक स्ट्रेटेजी होती है, इस स्ट्रेटेजी के तहत हर पार्टी काम करती है कि अगर उसने विकास का काम किया है तो जब चुनाव नजदीक आ जाएगा तो उसका डंका पीटेंगे। तो जनता के मनों में, मतलब एक एडवर्टाइजिंग का भी एक स्ट्रेटेजी होता है इसीलिए कि तो मैंने रिकॉल कहा, करते इसीलिए हैं तो मैंने कंज्यूमर कहा के सभी माइंड पे, पार्टियों वही के लिए बात ये होती है, है। सभी पार्टियों के लिए 5 साल में आप अपना पूरे सभी पार्टियों कार्यकाल के में लिए, 5 साल में आप जनता मैं को बीजेपी इतना की खुश बात कर नहीं दें। करता, ये सभी पार्टियां करते हैं, सभी पार्टियों की बात कर रही हूँ पाठक साहब। जो कि अगर अच्छी 5 बात साल में आप नहीं है। अपनी जनता को इतना खुश कर दें कि उनको आपके कार्यकाल में पीछे अगर वो मुड़कर देखे तो आप उनको आंखों के सामने वो चीजें आए कि हाँ हमारी सरकार ने ये किया तो हम दोबारा उसको लेकर आएंगे, इस तरीके से ये तो लुभाने वाली बात हो गई है जनता को। मैं लूटूंगी आपका बीरपाल जी कहना आपके पास। सही है, ये लुभाने वाली बात तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक लेकिन है, स्ट्रेटेजी ऐसे ही चल रही है, परंपरा बन गई है अब। ठीक है। मैं बीरपाल जी आपके पास एक बार फिर से आना चाहूंगी। फिलहाल चुनावों पर हाँ जी, मंथन हाँ। जिस तरीके से आज हो रहा है, कई बातें पाठक साहब ने कही, काफी उनकी बातें अच्छी हैं, कई बातें उनकी इस तरीके की हैं जिस पर विचार करने की आपको भी जरूरत है। देखो देखो, जैसे पाठक जी ने कहा, मैं भी बता रहा हूँ, बीजेपी की अपनी एक परंपरा रही है, यदि जनता के फेवर में, जनता के इंटरेस्ट में पहले की पार्टी ने कोई काम शुरू किया है और वो काम वाइबल है, मतलब जनता के फायदे के लिए है, तो उस काम को बीजेपी पार्टी पूरा करती है। बात बिल्कुल सही है और वो काम होना चाहिए, और वो बीजेपी की परंपरा यही है। एक्सप्रेसवे का अधूरा उद्घाटन क्यों किया? सिर्फ क्रेडिट लेने के लिए? आपको नहीं जनता नहीं, की आप जिंदगी देखिए, से कोई आप देखिए, मतलब नहीं है क्या? मैं भी बताता हूँ आपको। आप 2017 तक और 2017 के बाद किसी भी फील्ड के किसी भी विकास के कार्य को उठा लीजिए, यदि वहां ऐड नहीं हो रहा तो मतलब हर फील्ड में चल जाइए, चाहे एजुकेशन के यूनिवर्सिटी में चले जाइए, वही तो चाहे उठाया, आप रोड पर चले वही जाइए, तो पूछ रही हूँ चाहे आपसे। आप विश्वविद्यालय एक्सप्रेसवे में का चले आप जाइए, अधूरा उद्घाटन चाहे कर आप रहे हैं, हॉस्पिटल में जनता चले की जाइए, जिंदगी से क्या चाहे कोई जनता सरोकार का नहीं है क्या काम आपको? बढ़ा के। बीरपाल जी, जनता की जिंदगी से क्या कोई सरोकार नहीं है आपको? आप अधूरे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर रहे हैं, उसके बाद अगर हादसे नहीं नहीं होंगे नहीं, ऐसा तो? नहीं है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल गलत कह रहे हैं वो, बिल्कुल गलत कह रहे हैं, उनको आइडिया नहीं है। अधूरा एक्सप्रेस है ही नहीं, बिल्कुल आप गलत कह रहे हैं, वो गलत, ऐसा नहीं है, बिल्कुल सब यही है, जो काम है वो स्मूथली है। ठीक है नगेंद्र देखो, जी, मैं बीरपाल आपको जी कह रहे हैं बताऊंगा, कि अधूरा एक्सप्रेस नहीं है और ये आरोप जो विपक्ष द्वारा लगाए गए हैं ये सरासर गलत है। बिल्कुल गलत है। तो हेलो हेलो, जी, मैं नगेंद्र जी इसके पास जाना चाहूंगी। नगेंद्र जी, अच्छा जी ठीक है। सत्य कह रहे थे कि 2016 में जो 12 से 16 तक और 17 में चुनाव हो रहा था, हमारी जो यात्रा थी विकास से विजय तक वो थी। ठीक है, हम विधानसभा का चुनाव हारे, लेकिन आप ये कंडम नहीं कर सकते कि हमने कुछ नहीं किया। हम 100 सीट तकरीबन सीटों पे दूसरे नंबर पे भी रहे थे, तो ये ठीक है, क्योंकि सरकारें जो हैं, जो सदन में निर्वाचित लोग होते हैं उनसे चुनी जाती है, लेकिन उस जन समर्थन को भी हम कंडम नहीं करते। ठीक है, संवैधानिक व्यवस्था है। तो 2000 जो हमारा काम था उसके साथ हम लोग खड़े थे, हम सीटें नहीं निकाल पाए, ये दूसरा बहस का विषय हो सकता है।
उसी लिए हाँ मेरी यहाँ आपत्ति है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष को लेकर। हम जो कह रहे हैं, हम विपक्ष में हैं, हम इनकी कमियां गिनवा रहे हैं, और जो हमने किया है उसको अगर हमें चांस मिलता या मिलेगा उसको हम कैसे पूरा करें वो बता रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो उत्तर प्रदेश चुनाव में पिछड़ रही है, जो इनका चेहरा है, जो वर्तमान के मुख्यमंत्री है, मैं ये कहना चाहूंगा जो प्रधानमंत्री जी की जो लास्ट दौरा है और उससे पहले 48 दिन लगाए तो तकरीबन 17 दौरे प्रधानमंत्री जी के उत्तर प्रदेश में है। मुल्क के एक प्रधानमंत्री है, कहीं भी जा सकते, जाना भी चाहिए, लेकिन उसमें 13 जो है रैलियां है, जो चुनावी रैलियां हैं, तो कहीं ना कहीं जो हमारे लीडर हैं उनके मुकाबले इनके मुख्यमंत्री पद, जो मौजूदा मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो कहीं पिछड़ रहे हैं। एक तो मैं ये कहना चाहूंगा। दूसरा जो महसूस किया इन 5 वर्षों, कई बार कांग्रेस का लंबे समय तक मनमाना शासन रहा, उन्होंने भी किया। जब सदन में संख्या बल हो जाती है, विपक्ष को दरकिनार लगने लगता है, तो बहुत बड़ी आपत्ति जनमानस भी महसूस करता है और विपक्षी दल का पक्ष रखते हुए हम भी महसूस करते हैं कि बहुत सारे कॉमन मुद्दों पर जो सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए थी उनको दरकिनार कर दिया गया है। जब से भारतीय जनता पार्टी का जो मतलब प्रभाव जो है वो ज्यादा बढ़ा है, तो इस चीज पे हम सबको सोचना चाहिए, हम जनमानस को सोचना चाहिए, बुद्धिक लोगों को सोचना चाहिए। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि विपक्ष की भी खूबसूरती जो होती है वो लोकतंत्र को 4 चांद लगाती है। तो हम पूरी तैयारी से हैं और पूरा हमारा विश्वास है कि हम साफ सुथरी छवि के लोगों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। साफ सुथरी छवि के लोग किस तरीके के होंगे, मैं यही समझना चाहूंगी आपसे। नगेंद्र जी सुनिए, पूरा सवाल सुनिए, पूरा सवाल सुनिए। अभी सपा के कितने ही करीबियों पर रेड की गई, चाहे फिर वो पॉलिटिकल लगा लीजिए एजेंडा, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई है उस पर आप क्या कहेंगे? बार बार सामने आया कि सपा के ये करीबी, सपा के वो करीबी, इत्र के मित्र के आरोप लगे आप पर। इस तरीके के आरोपों के बाद कैसे जनता विश्वास करे कि आप साफ छवि के लोगों को उतारेंगे? मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहूंगा, आप जो मौजूदा विधानसभा का आंकड़ा है, एक मतलब प्रसिद्ध दैनिक समाचार पत्र हिंदी के मैं पढ़ रहा था, तो मौजूदा समय में जो टॉप आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, तकरीबन 42 लोग हैं जो गंभीर आरोप है जिनपे, उनमें 35 लोग जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के संबल पर निर्वाचित हैं। तो हम यही तो कह रहे हैं, ये प्रचारित किया जा रहा है। बाकी के 10 वो भी बता दें। 7 लोग जो हैं वो एक दो किसी दल का, एक दो किसी दल का, एक दो किसी दल का। मैं बिल्कुल साफ गोई से नाम नहीं लेंगे आप सपा का? मैं बिल्कुल साफ गोई से कह रहा हूँ कि ऐसे मसलों पर मतलब एक सर्वदलीय, या मैं ये कहता हूँ चुनाव आयोग को इस संबंध में और बड़े मतलब अधिकार देने चाहिए, और उसकी जो निष्पक्षता और काम करने की जो प्रवृत्ति है, बिरपाल जी, आरोप लगे हैं 35 से ज्यादा जो नेता मंत्री हैं वो बीजेपी के। भारतीय जनता पार्टी ये कह नहीं सकती। और विशेष तौर से एक बात और कोट करना चाहूंगा, जो देश के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है, उनका 120 में नाम है लखनपुरी केस में, और उनके पुत्र उसमें मुख्य अभियुक्त है, लेकिन वो कैबिनेट में सेंटर में बने हुए हैं। मोदी जी कहीं ना कहीं है नाकामी तो विपक्ष की भी होगी। मुख्य विपक्षी दल ने क्या किया वहां पर? करते आप सरकार को विवश क्यों नहीं किया आपने? दोनों की नाकामी, दोनों पार्टियों कर रहे हैं, हमने विरोध किया है, बार-बार हम कह रहे हैं। जी देखो, आपको मैं बताना चाहूंगा, ये हमारे जो सपा वाले कह रहे थे बेचारे अभी, उनके आपको पता है आजम खान अकेला ही यूपी में ऐसा था जिसकी प्रॉपर्टी देखी आपने, जो एट प्रेजेंट जेल में है इस समय। और दूसरे और ये ऐसे बहुत केस हैं, एक नहीं है, बहुत केस हैं। और दूसरे में बताना चाहूंगा, कल इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि अखिलेश जी एबीपी न्यूज के एक घोषणा पत्र में बोल रहे थे, और वो ये कह रहे थे स्वामी कि हमने जो काम किए उनको हम ना तो जनता तक पहुंचा पाए, न हम जनता को समझा पाए। वो खुद कह रहे थे कि समझाने में हम असमर्थ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, और मैं बताना चाहूंगा इनकी बात और बताना चाहूंगा। बिरपाल जी, किसी भी अन्य चैनल की बात नहीं करके आप सीधा स्पष्ट अपनी बात रखें। ठीक है, सपा सरकार ने 2 काम और बहुत करे थे अपने कार्यकाल में। 2 मुख्य काम जो जनता को बहुत पसंद आए थे। एक तो गोमती रिवर फ्रंट घोटाला, आपको पता है लखनऊ में। दूसरा सेपई में बॉलीवुड का महोत्सव,
जो हर साल महोत्सव होता था उसमें करोड़ों रुपए खर्च होते जनता के टैक्स के पैसे के, लेकिन को जनता के क्या काम आया? वो उसको ही जनता तक पहुंचाना चाह रहे थे, लेकिन उसको जनता तक पहुंचाने में असमर्थ रहे हैं। इसलिए ये कह रहे हैं हम असमर्थ रहे अपने काम को बताने में। जवाब दे दें, आरोपों का तो जवाब दें एक बार। नगेंद्र जी कह रहे हैं कि 35 से ज्यादा ऐसे मंत्री हैं जो बीजेपी के टिकट पर फिलहाल जीते हुए हैं और तमाम आरोप उन पर क्रिमिनल रिकॉर्ड पूरा है उनका। नहीं देखो, कुछ होंगे, मैं ये नहीं कह रहा नहीं होंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी में तो सबसे अधिक है। आप नंबर ऑफ पर्सन देख लीजिए, कंपेयर कर लीजिए, सबसे अधिक घोटाले तो इनके ही हैं। आप देखें नहीं कितने अपराधी आज की तारीख में जो कह रहे हैं हम बाहर सेफ नहीं है, हम जेल में सेफ हैं, वो जेल में खुद स्वयं ही जाना चाह रहे हैं। तो ये तो उनको पता है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पहले क्या थी अब क्या है। इवन कल अखिलेश जी स्वयं मान रहे थे कि जनता हमें ये आके कहती है कि उत्तर तुम्हारा लॉ प्रदेश एंड में ऑर्डर बीजेपी ठीक के नहीं राज रहा। में लॉ एंड ऑर्डर की बात तो आप ना करें ना बीरपाल जी, तो बहुत अच्छा होगा। लॉ एंड ऑर्डर की बात आप मत करिए, कहीं नहीं दिखता है लॉ एंड ऑर्डर, मत करिए बात आप इसकी, आप ही घिरेंगे। पाठक साहब आपके पास में आना चाहूंगी। जी दोनों पार्टियों की बात देखिए, सुनिए मैंने जी मैं ये कह रहा हूं कि जो राजनीति में आपराधिक छवि वाले लोग हैं, इसमें बीजेपी भी इनकार नहीं कर सकती, उनमें भी उनकी संख्या बहुतायत में है। और सपा में 47 सीटें जीती थी 2017 के इलेक्शन में, उसमें 14 कैंडिडेट उनके पूरे के पूरे आपराधिक छवि वाले थे। उन्होंने घोषणा पत्र में दिया है। अभी मुख्तार अंसारी जेल में बंद है, उसके लिए बीएसपी हो या समाजवादी पार्टी वो ऑफर कर रहे हैं उनको सीट। अब बात समझिए, चाहे बीजेपी वाले किसी टेंटेड को सीट देते हैं तो ये उनकी पार्टी की छवि धूमिल होती है। तो कोई भी पार्टी साफ सुथरी नहीं है, हर पार्टी उसी अपराध में डूबी हुई है। लेकिन कोई अपने ज्यादा गिरेबान है। में देखिए, झांक कर देखने मुस्कान की जी, हिम्मत किसी की नहीं होती। सपा बस 47 सीटें। इस तरीके से आपने बताया कि दोनों ही पार्टियों में आपराधिक प्रवृत्ति के लोग तो हैं, मंत्री हैं, लेकिन इस पर आपने जिस तरीके से बताया ना, उसमें वाकई वो बात सही है कि सपा में 14 और बहुतायत जो है वो बीजेपी में भी है, लेकिन अपने गिरेबान में झांक कर कोई नहीं देखना चाहता। इसका स्पष्ट सा उदाहरण हमारे सामने है। आपने जब सपा का नाम लिया तो बीरपाल जी बहुत ज्यादा हंस रहे हैं, लेकिन बीजेपी के नाम पे उन्होंने कुछ नहीं कहा। सपा से बात कर ले तो वो अपने समय में कुछ नहीं कहते हैं। सपा में कितने आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, नहीं वो जवाब देते हैं। जब खुद ही हम अपनी चीजों को नहीं सुधारेंगे तो आखिर कौन सुधारेगा? पाठक साहब, मैं लौटूंगी मैं बीरपाल जी आपके पास। आपका कहना सही है। मेरा ये सबसे बड़ा मानना है कि बीजेपी अपने आप को इस देश की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है अब, तो उनको इस आपराधिक छवि वाले कैंडिडेट को खत्म कर देना चाहिए, उनकी पार्टी में एंट्री बंद कर देनी चाहिए, लेकिन वो अभी भी नहीं कर रहे हैं। 2017 के चुनाव में उनके भी संख्या बहुतायत थी पार्टी में, अभी भी जीते हुए हैं। तो यह हमारे भारतवर्ष के लिए बहुत ही बड़ी दुर्भाग्य की बात है। अब देखिए कि आपको हमको सभी को पता होगा कि वेस्टर्न यूपी से आपराधिक छवि वाले लोग चुनाव जीत के आए 1980 में, जिसमें हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र प्रताप सिंह का नाम था। वो क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट हरिशंकर तिवारी जी जो थे इंडिपेंडेंट जीते, कांग्रेस के लोगों को हराए। उसके बाद एक ट्रेंड चला गया कि जो बाहुबली है, जो आपराधिक छवि के लोग हैं, उसको पार्टी में शामिल कर लो, वो जीत जाएगा इलेक्शन। अब इस चीज को, इस ट्रेंड को खत्म करना चाहिए और मैं चाहता हूं कि कम से कम बीजेपी ऐसी साफ सुथरी कैंडिडेट की लिस्ट इस बार के चुनाव में जारी करे। सपा से भी यही आग्रह है। और दूसरी बात, बीएसपी में भी 19 लोग जीते थे, उसमें भी उसके 5 आपराधिक छवि के थे। तो बात यहां है कि जो जितनी जीती है उसके अकॉर्डिंग उसकी पार्टी में उतने आपराधिक छवि रिकॉर्ड वाले लोग हैं। तो हर पार्टी को अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा, चाहे बीजेपी, सपा हो, कांग्रेस हो, बीएसपी हो। यही जो मेन पार्टियां चुनाव मैदान में है और यही गुल खिलाती है चुनाव में। बिल्कुल पाठक साहब, ये बहुत वाजिब बात है और बहुत सही बात है ये कि सभी पार्टियों को अपने गिरेबान में झांक कर देखना होगा। आप अपने जो भी चुनाव हो रहे हैं उसमें आप अगर अपनी पार्टी से आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को खत्म करेंगे तो शायद जनता आप पर बहुत ज्यादा विश्वास करेगी और आपको उसके बाद अपने कामों को गिनाने की जरूरत नहीं होगी। इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण, और इसका आप दूसरा साइड भी देख सकते हैं पाठक साहब। बहुत वाजिब सी बात है कि जातीय समीकरण कोई भी पार्टी से अछूती नहीं है, जातीय समीकरण सब साधने की कोशिश करते हैं।
तभी जब मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार जब हुआ, अभी जब एक्सपेंशन हुआ, उस समय में भी यूपी से 7 मंत्रियों को बनाया गया और जिसमें ज्यादा ब्राह्मण भी थे, तमाम जो समाज है उनसे लिए गए। उसके बाद अभी जो ताजा मुद्दा है, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं उनको क्यों नहीं हटाया गया है? जैसे सीएम ने कई बार बयान दिए हैं ब्राह्मणों पर, उसके बाद ब्राह्मण नाराज चल रहे हैं, तो और वो खुद ब्राह्मण हैं, तो उनको एक बार फिर से अगर सत्ता में रखा गया है, उनको बर्खास्त नहीं किया गया, तो ब्राह्मणों को साधने की कोशिश की गई। ये भी सबसे बड़ा इस समय में चुनावी मुद्दा बनता नजर आ रहा है। जातीय समीकरण बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, वो खासकर बीजेपी में। मैं इस बात से कहने से चूकूंगी नहीं, बीजेपी में बहुत दिखता है बीरपाल जी। नहीं, ये आप समाजवादी में ज्यादा देखते हैं। आप देख लीजिए, जितने भी इनकी कास्ट के लोग हैं ना, यादव ग्रुप है, वो सबसे अधिक मिलेंगे मैदान में आपको। लेकिन बीजेपी में ऐसा नहीं है। ये बात ठीक है कि उसमें भी कुछ छवि वाले, खराब छवि वाले लोग हैं, ये बात सही है, मैं भी मानता हूं, जबकि नहीं होने चाहिए। चलिए, सपा ने तो ये साफ ही कर दिया है। वो तो कहते हैं खुलेआम कि हमारा तो MY फैक्टर है, मुस्लिम यादव फैक्टर है, वो तो खुलेआम कहते हैं। बीजेपी तो कहती है ना कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, हमारे लिए सब समाज बराबर है, सब धर्म बराबर है, उसके बावजूद भी। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बीजेपी में ऐसा कोई कास्टिज्म नहीं है, जातिवाद नहीं है बीजेपी में। बीजेपी एक आदमी की पार्टी नहीं है, वो पारिवारिक पार्टी है। ये बीजेपी एक पूरे समूह की पार्टी है, ऐसा नहीं है। ये बात सही है बीरपाल जी, मैं बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जातीय समीकरण तभी तो समय लागू नहीं हो रहे जब सब पूरे ग्रुप की पार्टी है, वो उसमें हर कास्ट वाले का वेलकम है। उसमें ऐसा नहीं है कि यादव का वेलकम है या जाट का नहीं है, उसमें जाट का भी वेलकम है, यादव का वेलकम है, ब्राह्मण का भी वेलकम है। मान जाइए आपके पास सवाल का जवाब नहीं है नगेंद्र जी। नहीं, बिल्कुल मेरे पास सवाल है, मैं आपको देना चाहूंगा। आप पूछिए जो भी बोलना है, बिल्कुल सही कह रहे हैं नगेंद्र जी, आप अपनी बात रखें। मुस्कान जी ने जो एंकर के दायित्व का निर्वहन करते हुए जो देश के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का नाम कोट किया था, उसका जवाब देने में असमर्थ है भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो उस चीज को वो क्लियर करें। जब और अगर आंकड़ों की बात की जाए तो हमें ये बिल्कुल बात है सर्वेश पाठक जी की, मैं बात से सहमत हूँ कि सभी दलों को इस पर विचार करना चाहिए और एक साफ सुथरी छवि वाले हमारे जनप्रतिनिधि होने चाहिए। लेकिन प्रश्न साथ साथ ये भी उठना चाहिए कि कई बार मुकदमे बायस होके भी लगाए जाते हैं, तो उसमें कैटेगराइज होना चाहिए। जो मैंने उदाहरण दिया था, जो 42 विधायकों का मैंने लेटेस्ट, जो फिलहाल की 403 सदस्य हैं विधानसभा उत्तर प्रदेश की, उसमें से जो 42 विधायक हैं वो गंभीर गैंगस्टर या पॉस्को या जो बड़ी धाराएं हैं उनके वांछित अपराधी है या वो मुकदमे न्यायालय में चल रहे हैं, तो उनको लेके मैंने जिक्र किया था। और जो लखीमपुर की जो घटना है, प्रशासन को धमकी दी गई है 2 दिन पहले, फिर उस घटना को अंजाम दे दिया गया है और देश के प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री, देश के गृह मंत्री चुप है। और इनको ये भी विचार करना चाहिए, जो हमारी पार्टी पर विचार लग रहे थे, जो आपने देश के गृह मंत्री दे रखे हैं कैबिनेट दर्जे के, जो गुजरात से आते हैं, वो सड़ी पार भी रहे हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए। तो इस पर भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल निष्पक्षता से, भारतीय जनता पार्टी को तो आप नसीहत दे रहे हैं बार बार नगेंद्र जी, बीजेपी को आपने बहुत बड़ी नसीहतें दे दी है और बहुत सारी दे दी हैं। जरा अपनी भी पार्टी के गिरेबान में झांक ले, आपको कितनी नसीहतों की जरूरत है वो भी बता दें। कह तो रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को आपने अभी 2 दिन पहले ही सुना होगा, उन्होंने बड़े मंच से कहा है कि बिल्कुल साफ सुथरी छवि वाले लोगों को हम और हमारे गठबंधन के साथ। नगेंद्र जी, अगर कहने भर से सब चीजें हो जाती ना, तो आज ना तो आपकी पार्टी में इस तरीके के लोग रहते और ना बीजेपी में, ना कांग्रेस, ना बसपा में, किसी पार्टी में नहीं रहते। मुझे लगता है कि जेल के बाहर ही ऐसी प्रवृत्ति के लोग नहीं रहते अगर कहने भर से बातें हो जाती। पाठक साहब देखिए, मैं सपा के प्रवक्ता महोदय से बोलना चाहता हूं कि इन्होंने बीजेपी पे लगाया, जो वहां पे कांड हुआ उसका बेटा जेल में बंद है और अदालत अपनी कार्रवाई कर रही है। भले उस मंत्री को बर्खास्त नहीं किया गया, ये बीजेपी का मुद्दा है। अगर वैसे चल रही है तो बीजेपी को कहीं ना कहीं नुकसान झेलना पड़ सकता है। दूसरी बात, मैं आपको यूपी की राजनीति में बहुत पीछे ले जाता हूं। जब विश्वनाथ प्रताप सिंह जी मुख्यमंत्री थे और जब वो प्रधानमंत्री बने, तो समाजवादी पार्टी के मुखिया जो मुलायम सिंह यादव जी थे, उनका संबंध डकैतों से था।
उस समय यूपी में मुहिम चली थी कि विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मुहिम चलाया था कि डकैत को खत्म करेंगे, और वो असफल रहा, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया मुख्यमंत्री पद का। और मुलायम सिंह यादव डकैतों को समर्थन करते थे और उसके समर्थन से कितनी बार चुनाव जीते हैं। तो ये इनका जो पार्टी का संस्थापक है वो ही आपराधिक छवि के लोगों की गोद में बैठे हुए थे। दूसरी बात, अगर आपराधिक छवि की बात करते हैं और बीजेपी पे लगाते हैं कि टेनी का बेटा ने ये कर दिया, मैं वहां के किसान नेताओं की भी जवाबदेही होनी चाहिए, जिसने पीट पीट के लोगों को मारा है, ड्राइवर को मारा है, वो क्यों बचे हुए हैं। दूसरी बात कि ये जो है समाजवादी पार्टी टेररिस्ट को छोड़ देती है, हाईकोर्ट इंटरवेंशन करता है, तब जाके वापस उन टेररिस्टों पे कार्रवाई होती है। रेपिस्टों पे समाजवादी पार्टी के मुखिया कहते हैं लड़के से गलती हो जाती है। तो बिल्कुल, ऐसी बिल्कुल, सोच, ये ऐसी बहुत घटिया मानसिकता वाली बयान आप इसे कह सकते पार्टी हैं। मेरे समझे, अगर बीजेपी में सॉरी यूपी के चुनाव में खड़ी है तो जनता को सोचना पड़ेगा। साथ ही साथ मैं बार बार बीजेपी को भी आगाह करता हूं कि आप टेंटेड लोगों को, आपराधिक छवि वाले को मत दो टिकट, एक साफ सुथरी पार्टी बन के उभरो, दूसरे पार्टी को अपना एक उदाहरण पेश करो। नजीर पेश करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ये बात बहुत वाजिब कही पाठक साहब आपने। एक नजीर अगर कोई बन जाए ना तो तमाम पार्टियां उस पर अमल करना शुरू कर देंगी, लेकिन वो नजीर बने कौन, यही तो सबसे बड़ा सवाल है। वीरपाल जी देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी पहली योजना में मुजफ्फरनगर में कांड हुआ था, उसमें इनके मंत्री थे, समाजवादी सरकार थी, और आपको मालूम है कि मुजफ्फरनगर थे जो हाई कास्ट के लोग, कोई भी गलती नहीं थी, कई इनाम नहीं थे, और जो जिनको इनको समाजवादियों का सपोर्ट है वे लोग पकड़े गए थे। लेकिन मैं लखनऊ से ही फोन आया था कि भाई इनको छोड़ो और हाई कास्ट वालों को पकड़ो। मैं गांव का भी नाम बता सकता हूँ, लोगों के नाम भी बता सकता हूँ, और उस आदमी का नाम भी बता सकता हूँ जिस आदमी ने ऑर्डर दिया था। तो ये तो पहले से ऐसा काम करनी है। ये सही कह रहे पाठक जी कि इनकी पार्टी में तो सारे लोग इनकी गोद में खेलते थे। वीरपाल जी, मतलब आप वीरपाल जी एक बात मैं आपको कहना चाहूंगी, बहुत ही बेशक आपको ये बात चुभे, लेकिन अभी तक जितने आरोप सपा पर लगे हैं ना, हर एक बात का बराबर जवाब दिया है आपने। अपने आरोपों पर आप एक बार भी पूरा अपना बयान नहीं दे पाए हैं। नहीं, हमारा आरोप कोई मिल ही नहीं सकता आपको। आप बताइए आरोप कैसी भी बात बताइए, कर दी? आप कोई हाथरस बता की दीजिए। बात कर लें क्या? हाथरस की बात कर लें, लखीमपुर कांड की बात कर लें, उन्नाव केस की बात कर लें, क्या हुआ उनमें अभी? पुलिस में केस है, पुलिस तो कोर्ट में पुलिस केस किसके है, अंडर कोर्ट आएगी? इंक्वायरी कर रही पुलिस है क्या सपा और के कोर्ट अंडर आती फैसला है क्या देगी वीरपाल उसका। जी? और देखो वहाँ पुलिस मिश्रा प्रशासन जी क्या के लड़का यूपी का पुलिस प्रशासन क्या सपा के अंडर आता है, कांग्रेस आप के अंदर या लखीमपुर बसपा के अंदर? आप लखीमपुर की बात कर रहे हैं, लखीमपुर को आपका पता ही है, निष्पक्ष रिपोर्ट आई है और अजय टोनी के लड़के को पकड़ा गया है, उस पर केस साबित हो गया है, इसलिए निष्पक्ष जांच हो रही है। बिल्कुल आपको मालूम ही है। यही तो सवाल है ना, जब उनके पिता अगर इस तरीके से रसूख में है, सत्ता में है, तो कब तक वो जांच होने देंगे? कब तक जांच इस पे पूरी होगी? कुछ नहीं पता। नहीं तो सुनो, कुलदीप सेंगर सत्ता का में क्या रहते हुआ तो था? जांच हुई है वो। कुलदीप सेंगर का वो क्या हुआ सत्ता था? में- उसने उस मुस्कान बेटे जी, के पूरे मुस्कान परिवार जी। को खत्म कर दिया। क्या हुआ? एक साल बाद जाकर उसको बर्खास्त किया गया। मुस्कान जी, सत्ता में रहते हुए तो निष्पक्ष जांच हुई है। तो हाथरस आपको कांड मालूम में है क्या ना, उस हुआ? पर केस कितने साबित हो ही गया एग्जाम्पल मैं आपको गिनवा और दूंगी। वो जेल हाथरस में कांड है, में ये भी क्या आपको हुआ? मालूम है, वो जेल में है। ऐसा थोड़ा आप जैसे आप कह रही है कि सत्ता में रहते निष्पक्ष जांच, निष्पक्ष ही तो जांच हुई है, तभी तो जेल में है। तो इसलिए ऐसा नहीं है, बीजेपी उस तरह की पार्टी नहीं है। बीजेपी बिल्कुल साफ सुथरी पार्टी है और वो कोशिश करते हैं हर आदमी को कि हमारी पार्टी में ऐसा लोग बिल्कुल भी एंट्री ना हो। चिल्ला चिल्ला कर अगर आप कहेंगे तो आपकी बातें सही नहीं हो जाएगी। कहने भर से अगर वो जेल में नहीं हो जाते हैं, हमें क्या पता अंदर वो क्या चीजें, जो क्या पता उन्हें वीआईपी जो ट्रीटमेंट है वो मिल रहा हो, हमें थोड़ी पता है। हम जेल में जाकर देख तो रहे नहीं हैं। देखिए यही फायदा होता है रसूख का, यही फायदा होता है रसूख का। नगेंद्र जी कह रहे हैं लखीमपुर की घटना को लेकर, तो इनको याद दिलाना चाहता हूं कि प्रारंभ में तो ये रिपोर्ट दर्ज करने की हामी नहीं थे। उसके बाद किन परिस्थितियों में लोगों ने रिपोर्ट दर्ज की है। दूसरी बात, जिस गति से और जिन पहलुओं से ये जांच कर रहे थे, उस पर जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दिशा निर्देश आया, निर्देश आए और टिप्पणी आई, उसके बाद इनका मन बना कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। जनता और न्यायिक व्यवस्था जो है इसको घालमेल नहीं होने देंगी। और खास तौर से एक बात मैं और कहूंगा, ठीक है, जो व्यक्ति अपराध करता है
वह अपने बचाव में 100 बातें कह देता है, लेकिन जब उस घटना लखीमपुर लेकिन अगर कोई खीरी की घटना व्यक्ति अगर कोई भी गुनाह करता है वो अपने बचाव में तो कहता है, लेकिन उसके लिए आपके पार्टी के अध्यक्ष और उनके पिता भी आ जाते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा, उस समय में संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों ने भी, चाहे वो केंद्र में बैठे हो, राज्य में बैठे हो, अजय मिश्रा के बेटे जो फिलहाल में जेल में बंद है, उनका बचाव किया था। एक बात। दूसरी, ये मुजफ्फरनगर की घटना का वर्णन कर रहे थे। उस दंगे में जो अभियुक्त हैं, जिनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई है, वो आपके सदन में है, वो आपके सेंटर में मिनिस्टर हैं, वो स्टेट में मिनिस्टर। तो मैं ये भी जानना चाहूंगा, जब आप सुशासन का वादा कर रहे हैं और हम पर टिप्पणियां कर रहे हैं, तो इन बातों को भी वो खोल के रखें। और अगर सपा महिलाओं का, बेटियों के सशक्तिकरण का, अगर सपा बेटियों की रक्षा का वादा करती है ना, तो आपके पार्टी के मुलायम सिंह यादव को कोई हक नहीं होता ये बात कहने का जो उन्होंने बयान दिया। और बेतुका बयान, इतना घटिया बयान कौन देता है, आप ये तो बता दें। कौन कह सकता है कि लड़कों से गलती हो जाती है? उन्होंने क्या, एक बात सुनो, वो ये तो नहीं कह रहे कि उस गलती को जायज तो नहीं ठहरा रहे, तो जायज ही हुआ ना, इसमें गलत क्या? इसमें अब साफ रह क्या गया? जायज तो हुआ ये बयान। उस काम को गलत बता रहे हैं। भाई गलती होती है, गलती होना कोई जायज ठहराना थोड़ी है। दूसरा, जो कानून व्यवस्था की अभी बात कर रहे थे, तो मैं एक आंकड़ा उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट से उठाकर आपको दे रहा हूं, जो 2012 से 17 का। ठीक है, खैर समय समाप्त हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। मैं और चर्चा नहीं कर पाऊंगी, समय इतनी इजाजत देता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन चुनावी चिंतन पर जिस तरीके से चुनावों के लिए चिंतन हो रहा है, हर पार्टी को अब ये चाहिए कि अपनी जो भी पार्टी है, जो भी उसके उम्मीदवार होंगे, उसकी छवि किस तरीके की हो, ये साफ जनता के सामने रखना होगा। अगर जनता के सामने उनके उम्मीदवारों के साथ छवि होगी, तभी यह साफ होगा कि इस बार उत्तर प्रदेश में लाल रंग की लहर आएगी या फिर भगवादारी एक बार फिर से डंका बजाएंगे। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।